नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पर बात होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस भी ज़रूरी है। लोग कई बार शारीरिक विकास पर जोर देते हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर वो शायद उतनी बात नहीं करते हैं या उतना मौका नहीं मिलता है। मुझे लगा कि आज का दिन खास है और एक ख़ास मेहमान से आपको मिलवाया जाए, तारुफ उनका कराया जाए और इस पर एक विस्तार से लंबी बातचीत हो सके जो आपके लिए काफ़ी मददगार भी होगी। हमारे साथ सुब्रता प्रकाश जी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े पद पर हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने शुरुआत की, शारीरिक स्वास्थ्य की बात बहुत होती है, लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, पार्क में घूमते हैं, लेकिन आज के तनाव भरे माहौल में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर उतनी बात नहीं होती। अवेयरनेस की कमी है और भी क्या वजह हो सकती है? मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशानी ये है कि इसके इर्द गिर्द कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोगों के इसके बारे में गलत विचार हैं और गलत धारणाएं हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर। मानसिक स्वास्थ्य के बारे जब भी कोई कहता है तो लोग सोचते हैं कि जैसे जो होमलेस मेंटल इल होते हैं, जो बेचारे सड़कों पे हैं, जिनके कपड़े फटे हैं, बाल जटाएं बनी हैं, तो यही एक बड़ी सी स्टीरियोटाइप है जो लोगों के दिमाग में है जहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है। और कई कारण हैं। लोग हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना एक कमज़ोरी की चीज़ मानी जाती है कि अगर किसी को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या किसी तरह की मानसिक बीमारी है तो वो आदमी जो है या वो व्यक्ति जो है वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, यही माना जाता है। और अगर आप आसपास देखें तो जितने भी मैसेजेस हैं, जो भी सोसाइटी हमें वापस, समाज हमें कहता है कि खुश रहो हमेशा, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, तो इसमें किसी के लिए भी वो जगह ही नहीं है, वो स्पेस ही नहीं है कि वो किसी तरह की भी अपनी मानसिक बीमारी तो छोड़ दीजिए, कोई अपनी व्यथा या कोई अपनी परेशानी को भी खुलकर बोल सके। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से वो स्टिग्मा जिसे कहते हैं, वो सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। उस वजह से मुझे लगता है, या मेरे विचार हैं कि शायद लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे बात नहीं करना चाहते हैं। सही बात आपने उठाई, क्योंकि लोग परेशान होते हैं लेकिन वो अपनों से ये बात कह भी नहीं पाते। बहुत तरह के संकोच होते हैं, झिझक होती है और वो अवसाद की जो स्थिति होती है डिप्रेशन की, वो कहीं ना कहीं और गहराती चली जाती है। कोशिश की जानी चाहिए कि जब लोग इस परेशानी से गुजरें तो वो अपनों से बात करें, शेयर करें और परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ज़िंदगी में भी एक दौर आया जब डिप्रेशन की शिकार आप हुई। कौन सी उम्र थी वो, कौन सा दौर था और आपने कैसे उसे बाहर निकलने में, आप कैसे बाहर निकली? मुझे पहली बार डिप्रेशन का जो डायग्नोसिस होता है वो 2011 में मिला, लेकिन कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2006 में जब मेरी पहली डिलीवरी हुई तो उसके बाद एक अजीब सा दौर चला कि मैं बैठे बैठे रोती रहती थी और हर समय मुझे रोना आता था, लगता था कि मैं ना जीऊँ, जीने की इच्छा नहीं होती थी। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि डिलीवरी के एक दिन पहले तक तो मुझे इतनी लाइफ में शायद मतलब इतना खुश मैं बहुत कम थी कि मैं इतने उत्सुकता से, इतने उत्साह के साथ अपने बच्चे के बर्थ के लिए वेट कर रही थी। लेकिन वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा लग रहा है। और लेकिन जीना तो था मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो वो फिर जो समय था वो निकल गया, मैं ठीक हो गई, मैं फिर काम पे जाने लग गई और फिर जैसे जैसे लाइफ चलती है चलती गई। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई चीज़ होती है और शायद जो उस समय 2-3 महीने का टाइम मेरा निकला वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। पर उस समय मेरे आसपास मुझे किसी को भी इतनी हम में जागरूकता ही नहीं थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई चीज़ होती है। कुछ दिनों तक मैं ठीक रही, बट उसके बाद मुझे लगता है आज मैं सोचूं तो शायद मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे दूसरी प्रेगनेंसी में डिप्रेशन था और एंग्जाइटी भी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मेरे आसपास किसी को पता नहीं था।
फिर धीरे धीरे जब चीज़ें इतनी इस हद तक आ गई कि मुझे ऑफिस में कई बार पैनिक अटैक्स होने लग गए, और एक बार मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था पैनिक अटैक के लिए। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो पिछले 4 या 5 साल मेरे निकले हैं, ये ऐसी मैं पहले नहीं थी। तो कोई चीज़ तो है जो मुझे परेशान कर रही है, कोई तरह की चीज़ है जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, और इसके लिए मैं किसी अगर साइकाइट्रिस्ट को मिलूँ तो शायद मुझे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है और इसको मैं कैसे इससे जूझ सकती हूँ। तो उस समय जाकर मुझे साइकाइट्रिस्ट ने बताया कि मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन है, और मैं समाज के ही उस पूरे समाज के उस हिस्से में शायद मैं थी जिसे पता ही नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। और मैं बाकी लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि डिप्रेशन तो एक दिमागी कमज़ोरी है, और जो लोग ज़िंदगी में किसी भी चुनौती को या परेशानी को अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते हैं, उन्हें डिप्रेशन होता है। और मुझे बहुत ही बड़ा शौक़ लगा कि जो चीज़ मुझे है ये डिप्रेशन है, यही होता है डिप्रेशन। लेकिन खैर इस शौक़ को मैं जल्दी उससे उभर गई, और मुझे था कि मुझे ठीक होना है, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा परिवार था, और मुझे पता था मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और ये एक चीज़ है जिससे मुझे जूझना है। तो उस समय कुछ समय तक मेरा इलाज भी हुआ था, और फिर मैं ठीक हो गई, मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। लेकिन फिर 2012 में, ये 2012 अगस्त सितंबर की बात है, कुछ ऐसा था कि वो पूरा साल मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, और उसके बाद मुझे फिर दोबारा से बहुत ही सिवियर एपिसोड डिप्रेशन का मेरा शुरू हुआ। एपिसोड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिप्रेशन एक एपिसोडिक बीमारी होती है, वो कुछ दिन तक कुछ दिनों पर होती रहती है। और ये वाला जो एपिसोड था, ये 4 साल चला, करीब अगस्त सितंबर 2016 तक, और मैं बता ही नहीं सकती हूँ, ये 4 साल मेरे लाइफ के इतने ज़्यादा डार्क डेज़, मैं यही कह सकती हूँ, बहुत ही बुरा टाइम था। कई बार मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं अपनी लाइफ चलाती रहूँ, कई बार लगता था कि मुझे ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाए, लेकिन खैरियत से हर चीज़ का एक अंत होता है। तो मेरे इस फेज़ का भी एक अंत हुआ, और उसके बाद से मैं ज़्यादातर ठीक रही हूँ। हाँ, ज़रूर पिछले साल मुझे लगता है 21 के एंड से, 2021 के अंत से लेकर के 2022 के, मुझे लगता है 2023 के मार्च तक शायद मुझे फिर एक माइल्ड एपिसोड हुआ है डिप्रेशन का। लेकिन ठीक है, अब मुझे आदत हो गई है, और अब जो है सो है, जिस दिन अच्छा है उस दिन अच्छा है, जिस दिन अच्छा नहीं है उस दिन हम मैनेज कर लेते हैं। सुब्रता जी, आपने 2 बड़ी अहम बातें कही कि जब डिप्रेशन के दौर से कोई भी गुजर रहा होता है, तो एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें जीना है। जीने का जज्बा जो है वो इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला भरता है। दूसरी बार जब आपने कहा कि दूसरा जब दौर शुरू हुआ परेशानी का, वो 4 साल बहुत, मैं समझ सकता हूँ कितनी तकलीफ़ दे रहे होंगे। जब आप कहते हैं कि हम परिवार के लिए हमें जीना है, लेकिन ऐसे दौर में ही परिवार भी आपके लिए संबल के तौर पर खड़ा होता है। उस वक्त परिवार, डॉक्टर का इलाज, आपके जो अपने नज़दीकी लोग होते हैं, उनका सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है? दोस्तों का, परिवार के लोगों का, दवाई के अलावा भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंककि कई लोग हैं जिन्हें दवा से फ़ायदा नहीं होता है, जैसे मैं उनमें से एक हूँ। जब वो 2012 से 16 का फ़ेज़ था, तो उस समय मैंने 4 सालों में मुझे लगता है मैंने 3.25 साल दवाइयाँ ली, बहुत याद से एक मैं मेडिकली बहुत कंप्लायंट थी, हर दिन मैं दवा टाइम से लेती थी। लेकिन पता नहीं क्या था, मुझे दवाइयों से बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं हुआ, और मैं तभी ठीक हो पाई जब मैंने दवाइयाँ छोड़ी। लेकिन साइकोथेरेपी ने बहुत हेल्प किया मुझे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, एक तरह की साइकोथेरेपी होती है। इसके अलावा सबसे दुख की बात यह है कि मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जिन्हें जब डिप्रेशन होता है और जब उन्हें सबसे ज़्यादा परिवार की ज़रूरत होती है, तो मैंने देखा कि मेरे केस में मेरे हस्बैंड के अलावा किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सभी को लगता था कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता था कि ये एक बीमारी है, और ये मैंने चुना नहीं है इसे,
इट्स नॉट माई चॉइस कि अगर मुझे कोई बीमारी हो गई है तो मैं, भाई डायबिटीज़ कोई चुनता थोड़ी ना है, या हाइपरटेंशन, लेकिन उसमें लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ मुझे डिप्रेशन था जो मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, और मुझे मेरे हस्बैंड और एक दो फ्रेंड्स के अलावा किसी भी नहीं सपोर्ट किया। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ शायद लोगों को समझ आने लग गया, और जब तक एंड का फेज़ चला तब तक तो काफ़ी परिवार से, चाहे मेरा परिवार हो, मेरे हस्बैंड का परिवार हो, काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलने लगा। लेकिन शुरू में तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही साथ में थे, और उसी वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि जो अपने ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं तो वो उनमें हिम्मत नहीं होती है ज़िंदगी को फेस करने की। ये बात गलत है। मैं यहाँ रोज़ जी रही थी, इतना ज़्यादा इमोशनल पेन होता है, जैसे भी डिप्रेशन हो वो ही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा आप, जैसे एक शारीरिक पीड़ा होती है वैसे वो मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, और बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं होती है, उठा नहीं जाता है, कुछ किया नहीं जाता है। तो अगर आप पूरे समय अपने बस बिस्तरे पे एक वेजिटेबल की तरह अगर आप पड़े हैं तो इसमें जीने की इच्छा नहीं होती है। आपको दिखता रहता है कि आपके परिवार वालों को आपकी वजह से कितनी तकलीफ़ हो रही है। अगर मेरे हस्बैंड ने या मेरे बच्चे नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें सिर्फ ज़िंदा रहना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें सांसें लेना है और तुम्हें ज़िंदा रहना है। तो उस वजह से मैं आज आप बैठी हूँ आपके सामने। बहुत अच्छा, मुझे भी लग रहा है आपसे बात करके और आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखते हुए। आज के दौर में मैम, जैसे लॉकडाउन की बात करें, कोविड जब आया तो बहुत सारी अलग अलग तरह के तनाव देखने को मिले सोसाइटी में। प्राइवेट सेक्टर किस तरह टूटा, नौकरियां लोगों की गईं, आर्थिक बोझ बढ़ा लोगों पर, और आजकल का दौर जो ईएमआई का दौर कहा जाता है, जो इंसान मध्यम वर्गीय या लोअर मीडियम क्लास होता है वो ज़्यादातर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी ईएमआई और लोन पर ख़रीदता है, वो किस्त नहीं चुका पा रहा था। तो एक अजीब तरह की तनाव में लोग रहे और अभी भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने चूँकि खुद एक लंबी लड़ाई लड़ी, खुद के अंदर हौसला समेटा, और अब आप एक बहुत जीती जागती मिसाल हैं। आप क्या उन लोगों को कहेंगे जो फौरी तौर पर परेशान होते हैं और वो कहीं ना कहीं हिम्मत उनकी टूटने लगती है और वो शायद इस तरह के गलत कदम भी उठा लेते हैं कि उन्हें नहीं जीना है या खुद को ख़त्म करने जैसे बहुत गलत फैसले करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे ज़्यादा उनके आसपास के और पूरे समाज को कुछ कहना चाहूँगी कि जब भी हमें लगे कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति है जो कि जीवन की तरफ से निराश हो रहा है, तो उसको नसीहत देने के बदले उसे आप सपोर्ट करें। हम हमेशा यही मैंने देखा है कि लोग कहते हैं वो बुज़दिल था, वो निराश हो रहा है, वो गलत कदम उठाने जा रहा है। ऐसा ना कहकर आप अगर उससे पूछें कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है और तुम्हारी तकलीफ़ हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। और जो लोग खुद से ज़िंदगी से निराश हो रहे हैं, मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी कि परेशानी आपकी क्या है मुझे पता नहीं है। कोई परेशानी आपकी इतनी बड़ी तो है कि आपको लगता है कि आगे जीने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन परेशानियाँ किसी न किसी समय जाती हैं। और जैसे मुझे भी जब डिप्रेशन था तो मुझे लगता था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन डिप्रेशन ख़त्म हुआ और मैं बेहतर हुई। तो आपकी लाइफ में भी जो भी परेशानी है शायद वो ख़त्म हो जाए, और आपकी जब आप जीवित रहेंगे तो ही तो आप उसको देख सकेंगे। जब आप जीवित रहेंगे तभी तो आप रात को ढलते और सूरज को उगते देख पाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। डिप्रेशन के दौर में तमाम जो अनुभव हुए आपको, और उस पर आपने किताब भी लिखी है द डी वर्ड के नाम से, क्या है उस किताब के बारे में? और ज़ाहिर है अनुभव लिखे होंगे आपने, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए कितनी मददगार हो सकती है, प्लीज़ उस किताब के बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये मेरी किताब है जिसका नाम है द डी वर्ड सर्वाइवर्स गाइड टू डिप्रेशन, और ये 2016 में छपी थी। तो ये करीब वही 2012, 13, 14 की बात होगी कि इतनी दवाइयाँ लेने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, और साथ साथ ये हो रहा था कि मुझे नसीहत लोग बहुत देते थे कि चलो थोड़ा उठकर चलो, वॉक पे जाओ, ध्यान करो, योग करो।
मैं योग कहाँ से करूँ, मैं वॉक पे कहाँ से जाऊँ, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे बदन में ताकत ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, और लोग ये भी कहते थे कि अरे दूसरों को देखो, उनकी लाइफ तुमसे भी बदतर है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ है, तुम्हें डिप्रेशन क्यों है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था लोगों को समझाना कि ये एक बीमारी है और इसमें दिमाग आपका जो है, दिमाग के अंदर कुछ बदलाव आ जाता है। तो लेकिन मैं उन सब की बातों से मैं बहुत प्रभावित हो जाती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो एक तरफ तो मैं बीमारी से जूझ रही हूँ, दूसरी तरफ मैं लोगों के तानों से जूझती रहती थी। तो जब मैं ठीक नहीं हो रही थी तो मैं, चूँकि बचपन से मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं कविताएं लिखती थी, कहानियाँ लिखती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो, और फिर नौकरी वगैरह के साथ तो उतना समय नहीं मिल पाता था, उतने अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, उतने कोई मौके नहीं थे लिखने के। तो मेरे परिवार ने, मतलब सभी ने, और फिर मेरी साइकोथेरेपिस्ट ने भी बोला कि आप लिखते थे पहले, तो आप लिखिए ना, आप कुछ लिखिए ताकि आपको शायद लिखने से ही थोड़ा अच्छा लगे। तो पहले मैंने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया। ब्लॉग जनरल था, उसमें मानसिक स्वास्थ्य को भी लेकर चीज़ें थीं, फिर उसमें कुछ भी जो मेरा मन आया, कोई किताब का रिव्यू लिख दिया, किसी फिल्म का रिव्यू लिख दिया, जो भी मेरा मन आता था मैं लिखती थी। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके फिर सबने कहा कि तुम, आजकल तो किताबें थोड़ा छपना आसान है, तुम कुछ किताब लिख कर देखो। तो फिर मेरी पब्लिशर से बात हुई और फिर जब किताब लिखने की बारी आई हुआ कि किस विषय पे लिखूं, तो मुझे लगा कि डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही मेरे दिमाग पे हर समय छाया रहता था। और जब वो सब मुझे ताने देते थे तो मैं काफ़ी टाइम बैठकर इंटरनेट को सर्फ करती थी और मैं कोशिश करती थी जानने की ये मुझे हुआ क्या है, क्योंकि डिप्रेशन के बारे ज़्यादातर लोग वही बातें नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, और मुझे कुछ मिलता ही नहीं था जिससे मैं जान सकूं कि मुझे ये क्यों हुआ है और क्या हुआ है। तो मैं घंटों बैठे इंटरनेट पे रिसर्च करती रहती थी, कई सारे रिसर्च पेपर्स मिले, कई सारे बुक्स मिले, और कई और लोगों के मुझे जीवनी देखने को मिली, पढ़ने को मिले, बिकॉज़ थोड़े हमारे समाज में हम ज़्यादा संकोच में रहते हैं, शायद पश्चिम में लोग थोड़ा ज़्यादा खुले हैं। तो मुझे कई सारे पश्चिम के लोगों के उनकी जीवनियाँ पढ़ने को मिली जिसमें उन्हें डिप्रेशन हुआ और वो ठीक हो गए। तो फिर मुझे लगा कि फिर मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इसी विषय पे किताब लिखना चाहती हूँ, और फिर मैंने ये किताब लिखी। और किताब में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें मैंने डिप्रेशन के बारे जानकारी दी है कि ये होता क्या है, छोटी छोटी कहानियाँ मैंने उसमें इस्तेमाल की हैं जिसके माध्यम से ये दर्शाया है कि जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, फिर इसके क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, क्या ट्रिगर हो सकते हैं, और आज की डेट में, आज की तारीख में इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और फिर खुद की देखभाल कैसे करें, या फिर अगर आपके आसपास, आपके परिवार में आपका कोई बहुत ही नियर एंड डियर है, उसकी देखभाल आपको अगर करनी है तो कैसे करें। तो ये है। और फिर जो किताब का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैंने अपने करीब 10 साल 2006 से 2016 तक की जर्नी को उसमें एक जर्नल की तरह ही लिखा है, रोज़ रोज़ का, कि इस समय ये ऐसा लगा, वो मैंने अपने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जो है उसमें लिखा है। IRS में सिलेक्शन आपका कब हुआ, और जब इस कठिन दौर से आप गुजर रही थी तो कैसे तालमेल बैठ रहा था नौकरी में और परिवार में और अपने साथ? IRS में तो मेरा सिलेक्शन 2002 में हुआ था, और मुझे उस समय तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई अगर कहता कि आपको कभी आगे डिप्रेशन होगा। यहाँ तक कि मेरे UPSC इंटरव्यू के 2 हफ्ते पहले मेरे हार्ट की सर्जरी हुई थी, और हार्ट की सर्जरी के 2 हफ्ते बाद मैंने जाकर UPSC इंटरव्यू दिया था और मेरी रैंक फिर भी 66 आई थी ऑल इंडिया। तो मैं उस तरह से उतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग और उस तरह की ताकत वाली महिला हुआ करती थी। फिर 2006 से धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बताया, और 2011 में डायग्नोसिस हुआ। तो जब ऐसे तो 2012 तक मुझे उतनी कोई परेशानी नहीं हुई थी, मैंने काम करती रही मैं इसके साथ साथ। मुश्किल था लेकिन ठीक है, मुझे पता ही नहीं था क्या है, तो मैं किसी तरह से सोच साच कर दबा करके अपना काम करती रहती थी। लेकिन 2012 से 2016 वो 4 साल में मैंने एक ही साल काम किया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। मतलब कई दिन मैं 2-3 दिन में बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी।
तो उस समय तो मैंने छुट्टी ले ली, मैं नहीं काम कर सकती थी। और मैंने शायद नहीं सोचा, मुझे कई बार लगता था पता नहीं मैं फिर आगे काम कर भी पाऊँगी या नहीं, जब ये छुट्टी ली थी लंबी, क्योंकि पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगी कि नहीं, मैं तो यही सोचती थी। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा समय ने रुख बदला और समय मेरे ऊपर मुस्कुराया और मैं फिर वापस से नौकरी करने लग गई। अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कभी लो फील नहीं होता है, और जब भी लो फील होता है तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा डर बैठ जाता है कि फिर से वो ज़बरदस्त डिप्रेशन का फेज़ ना आ जाए। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं उस दौरान, जितनी थेरेपी की, जितनी चीज़ें जिन चीज़ों ने मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा, जिनका असर मेरे ऊपर रहा, मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। सेल्फ़ केयर हो चाहे थेरेपी हो। और जैसे पिछले साल भी जो मेरा एपिसोड रहा, मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे दवाइयों से फ़र्क, मतलब मुझे फ़ायदा नहीं होता है। जिन्हें होता है वो बिल्कुल बहुत, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं जस्ट सबको ये कहना चाहूँगी कि ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये मेरे लिए दवाइयाँ, मेरे लिए दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती हैं। तो इस तरह से। और अभी भी है, मुझे कभी कभी अभी भी ऑफ़िस में कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने अपने लिए एक छोटी सी स्पेस बना रखी है जिसमें मुझे पता है मुझे क्या करना है उस समय, और अभी तक तो मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं उसी बात पर आऊँगा। अभी आपने कहा कि जब वक्त मुस्कुराता है तो यकीनन ज़िंदगी भी मुस्कुराती है। और आपने कहा कि मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो आपने लिखा उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर और AHDH जी, अभी भी आप सफ़र कर रही हैं। ये किस तरह के लक्षण होते हैं इसमें, और एक आम भाषा में अगर दर्शकों को आप समझा पाएँ, और कैसे बाहर निकलती हैं आप इन चीज़ों से? सबसे पहले मैं ADHD की बात करना चाहूँगी। तो ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक तरह का ये बीमारी नहीं है, ये एक तरह की दिमाग की वायरिंग है। जैसे दिमाग में जो भी, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी चलती है और उस वजह से हमारा दिमाग चलता है, तो ये एक अलग तरह का दिमाग का, इसे कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो जैसे ऑटिज़म है, मैं ऑटिज़म का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि शायद ज़्यादा लोगों को ऑटिज़म के बारे में पता होगा, ADHD थोड़ा कम पता होगा। तो इसका ये जो है, पहले इंडिया में तो इतनी इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं जब मैं छोटी थी तो, और ज़्यादातर ये बच्चों में ही डायग्नोज होता है। और इसके लिए जो बच्चा क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा है, ख़ास करके लड़कों में ये देखा गया है, और वो बहुत कूद फान करता है, एक जगह बैठता नहीं है, तो फिर पेरेंट्स लेके जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, पता चलता है ADHD है। बट जो लड़कियां हैं उनमें ये ADHD जो है वो ज़्यादातर इनअटेंटिवनेस, यानी कि ध्यान नहीं देना, तो उस तरह से वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। और लड़कियों में ये डायग्नोसिस कई बार मिस हो जाता है। तो आज की डेट में भी बहुत कम लोगों को इंडिया में ADHD के बारे जानकारी है, लेकिन इससे भी बहुत डिसेबिलिटी होती है और इसके कई आयाम हैं। अब मैं शॉर्ट में तो बस इतना ही बता सकती हूँ। तो इसका कोई क्योर या इसका कोई ये ज़िंदगी भर है, ज़्यादातर लोगों को ये ज़िंदगी भर रहती है और इसको आपको मैनेज करना होता है। इसके लिए भी दवाइयाँ हैं, थेरेपी हैं, या फिर आप खुद से अपने, जैसे कहते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज़, आप खुद से ढूंढते हैं कि कैसे आप इसके साथ साथ काम करें। तो मैंने भी उसी तरह से, मुझे ये डायग्नोसिस तो अभी कुछ दिनों 2-3 साल पहले ही ये फॉर्मल डायग्नोसिस मिली है। पहले तो मैं इतने सालों तक मैंने मैनेज किया। तो ये थी ADHD। एंड दूसरा है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जनरली बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, और इनमें सबसे कॉमन होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आपको पता नहीं है कि किस चीज़ से आपको एंग्जाइटी हो रही है। और इसके लिए भी थेरेपी जो है, लोग दवाइयाँ लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स से भी एंग्जाइटी कम होती है। कुछ जो हैं एंटी एंग्जाइटी की दवाइयाँ आती हैं SOS की, आप तभी आप ले लें। और साथ साथ थेरेपी भी हेल्प करती है, जैसे जो मैंने बोला कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, तो साइकोथेरेपी भी इसमें बहुत फ़ायदा से होता है। और फिर सेल्फ़ केयर तो है, जैसे आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, तो ये सब मिलाकर है। और दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, तो मैं ये दर्शकों को जस्ट ये कहना चाहूँगी कि दवा आप कभी भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना शुरू करें ना छोड़ें।
मैम, जैसे बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत में आपने विस्तार से तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। कोई एक बात या कुछ सवाल जवाब में ना आई हो बात, कुछ और कहना चाहें दर्शकों के लिए? दर्शकों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य है। अगर मन स्वस्थ रहेगा तभी शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और अगर किसी को, आपको या किसी को भी कोई मानसिक बीमारी है, ये शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो मैं हूँ या आप हूँ, हमने चुना नहीं है, कोई भी बीमारी चुनता नहीं है। और डिप्रेशन जो है वो उदासी नहीं है, वो एक बीमारी है जिसमें आपके दिमाग के अंदर कुछ बदलाव आ जाता है। तो उसको, किसी को भी जैसे डिप्रेशन है तो उसको आप ये ना कहें कि अरे दूसरों को देखो, हमें भी पता है दूसरों का दुख देखकर विश्वास करें या ना करें, तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जिन्हें डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उन्हें तकलीफ़ भी दूसरों की देखकर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये कहाँ की बात हुई कि अगर दूसरे को तकलीफ़ है तो आप वो देखकर खुश हो रहे हैं कि आपकी लाइफ अच्छी है। और ये, हम जिसे भी डिप्रेशन होता है ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो नेगेटिव सोचते हैं या फिर उन्हें ग्रैटिट्यूड नहीं है कि उनकी लाइफ में जो भी अच्छा है। ये एक बीमारी है, ये इसे कहते हैं बायोसाइकोसोशल। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, हर किसी का अपने सोचने का एक तरीका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, और सोशोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि हम एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, हम खुद से नहीं रहते हैं। और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हो गई आपको ये बीमारी तो इसका इलाज भी है। इलाज में दवाइयाँ हैं, साइकोथेरेपी है, और जो सेल्फ केयर आप कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके आसपास किसी को डिप्रेशन है तो उसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परिवार और दोस्तों और आसपास कॉलीग्स के सपोर्ट के साथ आदमी जल्दी बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। और आप यूं ही अच्छी अच्छी बातें करती रहें उन लोगों के बीच में, ख़ास तौर से जो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे हैं, और उन्हें हौसला मिलता रहे आपकी बातों से। बहुत शुक्रिया शुभ्रता जी। जैसा आपने सुना, शुभ्रता जी को बहुत एक लंबी चौड़ी बातचीत में उन्होंने बहुत तरह की बातें की और बहुत ही पॉजिटिव बातें की। बहुत साफ तौर पर ये कहा कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो हल्के में ना लें, उस बीमारी को गंभीरता से महसूस भी करें और उसका इलाज कराएं, थेरेपी कराएं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिसको डिप्रेशन होता है उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ताने ना मारें, उनको हिम्मत दें, हौसला दें। और सेल्फ केयर भी एक उपाय होता है, लेकिन जब तक पास पड़ोस के तमाम लोग उनको मदद नहीं करेंगे, उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तब तक शायद वो उस तरह बेहतर तरीके से उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तमाम बातें जो शुभ्रता जी कह रही थी और जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आया कि जब ज़िंदगी ने मौत को आवाज़ दी तभी मानो किसी ने जीने का ऐलान कर दिया। तो ये जीने का जो ऐलान है, जो खुद के अंदर से होता है, वो बहुत ज़रूरी है, और तभी लोग इस बीमारी से बाहर बेहतर तरीके से निकल सकते हैं। कैमरामैन मनंजय के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।